गांव का एक लड़का गांव में इतनी बदमाशियां करता था। एक दिन वह एक केस में पकड़ा जाता है। वह जेल भी जाता है। जब उसके पिताजी उसे छुड़ाकर जेल से लाते हैं तो वह सोचते हैं कि गांव में बड़ी बदनामी होगी। अगर यूं ही ऐसे लड़कों के संगत में रहा तो ये आए दिन मार झगड़े करेगा। एक काम करते हैं कि इसे क्यों ना इन लड़कों से दूर भेज देते हैं, ऐसी जगह भेज देते हैं जहां ऐसे लड़कों से मुलाकात नहीं होगी। अब वह उसे पढ़ने के लिए गुरुग्राम भेज देते हैं, दिल्ली के पास। लड़का गुरुग्राम जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन एक दिन उसके पिता को फ़ोन आता है। पुलिस फ़ोन करती है और कहती है, एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपका लड़का पुलिस के पास बैठा हुआ है। उसने कुछ ऐसा काम किया है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल साथियों, उस लड़के ने एक ऐसी गलती कर दी थी और शायद पिता ने अपने से दूर भेजकर बड़ी गलती कर दी थी। एक ऐसी कहानी जो वाकई में आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी कहानी जिससे लोगों को सबक लेनी चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं भेजना चाहिए, अपने नज़रों से सामने ही रखना चाहिए। आखिर ऐसा क्या उस लड़के ने किया, उस गांव के लड़के ने? आइए पूरी कहानी जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं विशु राय हाजिर हूँ एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं कि लड़के जवानी में गलती तो करते हैं, लेकिन उन गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। अक्सर कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि उनके लड़के गलती ना करें। अगर गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक माँ बाप समझाने की पूरी कोशिश करता है। पैसे रुपए की कमी नहीं थी, गांव में उसकी धाक थी, लेकिन पिता जो भी मांगता लड़का अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी करते थे। गाड़ी घोड़े, अच्छी अच्छी मोबाइल, इसी में लड़का बहकता जाता है और पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। एक दिन उसके पिताजी उसे शहर भेजते हैं सुधरने के लिए, लेकिन लड़का सुधरने के बजाय एक ऐसा कांड कर देता है, एक ऐसा खेल खेलता है जिसके बाद उसके पिता की समाज में और भी इज्जत गिरने लगती है और पिता परेशान हो जाता है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक लड़का जो झारखंड का रहने वाला होता है, झारखंड के रांची का रहने वाला लड़का, जिसका नाम विवेक रहता है। विवेक 18 साल उम्र रहती है। पैसे की कोई कमी नहीं थी। पिता काफ़ी अच्छा पैसा वाला था, नेताओं वाला चाल चलन था। अब इधर ठेकेदार उसके पिताजी ठेका वगैरह लेते थे, काफ़ी धाक से रहते थे। घर में गाड़ी थी, घोड़े थे, अच्छा सा मकान था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इधर उनका इकलौता लड़का अपने पिता से कहता है, पिताजी कुछ पैसे चाहिए, उसे मोबाइल लेनी है। उसके पिता उसे अच्छी सी मोबाइल खरीद कर दे देते हैं। कहते हैं, ठीक है बेटा, ये मोबाइल पकड़ो और कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी किया करो। पिता सोचते हैं अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हमारा इतना सारा काम है, काम संभालेगा, बिजनेस संभालेगा। यही सोचकर वो लड़के को सारी छूट दिया करते थे। लेकिन विवेक जिस कॉलेज में पढ़ने जाता था, उसी कॉलेज की एक लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। शिल्पी नाम की लड़की, और बेहद खूबसूरत लड़की। विवेक उस पर मर मिटता है और उसके साथ मोहब्बत करने लगता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। कॉलेज का प्यार, दोनों तरफ आग लगी हुई थी। एक दिन लड़की विवेक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। विवेक कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वो अपनी 4 व्हीलर लेकर आता है और उसमें उसे बैठाता है, लेकर पूरे शहर घुमाता है। दोनों अकेले खूब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भरी बातें करते हैं। कुछ समय गुजारने के बाद वो उसके घर से कुछ दूरी पर लड़की को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अब इधर अपने घर चला जाता है। घर पर घंटों घंटों उस लड़की से बातें किया करता था, अपने कुछ दर दोस्तों के साथ। रोज़ाना उसकी पार्टी होती थी, शराब की पार्टी होती थी, मीट मटन की पार्टी होती थी। अब इधर पिता सोचता था कि लड़का बिल्कुल सही राह पर जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, अपने दर दोस्तों के साथ भी है, क्योंकि जो उसका बिजनेस था ठेके का, उसमें लड़कों की ज़रूरत थी, तो अक्सर वह लड़कों के साथ जाया भी करते था। कोयले वगैरह का भी उसका व्यापार था। इधर सड़क वगैरह का भी ठेका उसके पिताजी लिया करते थे। अब वो सोचता है कि ठीक है, लड़का काम धाम सीख रहा है, बड़ा होकर यही काम धाम संभालेगा। इकलौता लड़का रहता है विवेक। अब विवेक धीरे धीरे अब अपनी प्रेमिका को
दोस्तों के कमरे पर लेकर जाने लगता है। वहाँ जाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। एक दिन जब लड़की कहती है कि शिल्पी कहती है कि विवेक चलो आज कहीं चलते हैं, अकेले चलकर हम दोनों बात करेंगे। विवेक कहता है यार आज तो दोस्त के घर पर सभी लोग हैं, कहाँ चला जाए। अब ऐसे ही वो एक होटल में जाता है, होटल का कमरा लेता है और होटल के कमरे में लड़की को लेकर जाता है। शिल्पा को लेकर कमरे में जाता है और कमरे में ले जाने के बाद अब उसके साथ अनैतिक कार्य करने लगता है। तभी होटल में रेड पड़ जाती है। होटल में रेड पड़ती है और विवेक और शिल्पी दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाते हैं। अब इधर विवेक बार बार कहता है कि साहब हमको छोड़ दीजिए। लड़की कहती है साहब मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। विवेक परेशान हो जाता है कि शायद अगर कुछ पैसे वगैरह लेकर पुलिस छोड़ दे तो बात बन जाएगी। वो अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, उसके दोस्त आते हैं, पुलिस वालों से बातचीत करते हैं और कहते हैं साहब कुछ पैसे ले लीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन एक पुलिस वाला उसमें काफ़ी ईमानदार रहता है, वो कहता है कुछ भी हो जाए इनके घर वालों को बुलाना चाहिए। लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है, शिल्पी के पिताजी को बुलाया जाता है और इधर विवेक के पिताजी को बुलाया जाता है। विवेक के पिताजी पर फ़ोन जाता है और बताया जाता है कि आपका लड़का एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होटल में पकड़ा गया है। अब जैसे ही विवेक के पिता यह बात सुनते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं अगर यह बात कहीं पुलिस के पास से लीक हो गई तो फिर समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वो फ़ौरन ही पहुँचते हैं और बच्चों को समझाया जाता है, समझा करके पुलिस वालों के द्वारा फिर बच्चों को छोड़ दिया जाता है। इधर बच्चे बालिग रहते हैं, दोनों को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद इधर शिल्पी के माता पिता उसे लेकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि लड़की बड़ी हो गई है और उसके ले जाकर के शादी कर देते हैं। इधर विवेक को अक्सर शिल्पी की याद आती थी, लेकिन वह बार बार फ़ोन से अपना दिमाग नहीं हटाता था। वो फिर भी शिल्पी से बात किया करता था। उसके पिताजी कई बार देखते हैं कि लड़का सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तभी एक उनका दोस्त रहता है अजय नाम का, वो उसके पिताजी से कहता है देखिए लड़के को सुधारना तो सबसे पहले यह माहौल छुड़वाइए, उसको विवेक को यहाँ से दूर भेज दीजिए, उसका एडमिशन कहीं करा दीजिए, वहीं वो पढ़ता रहेगा और वहाँ दूर दूर से लड़के आते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा मित्रता भी नहीं हो पाएगी और यहाँ के लड़कों से छुटकारा मिल जाएगा और वह सुधर जाएगा। अब सुधरने के लिए विवेक के पिताजी उसे लेकर जाते हैं और गुरुग्राम के एक कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद एक उनके काफ़ी नज़दीकी मित्र रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं मुझे एक किराए का कमरा चाहिए, मुझे हॉस्टल वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा कमरा दिलाइए जहाँ परिवार रहता हो, परिवार सारी जानकारी मुझे दे ताकि मेरा बेटा क्या कर रहा है सारी जानकारी मुझे पता चलती रहेगी, विवेक के बारे में सब कुछ पिता को पता चलता रहेगा। इधर एक कमरा मिलता है, फ्लैट मिलता है। नीचे मकान मालिक रहता था, ऊपर एक फ्लैट खाली था। वह फ्लैट विवेक के पिताजी विवेक को दिला देते हैं। खाने बनाने का सारा सामान वहाँ रख देते हैं और फिर मकान मालिक से बातचीत करके कहते हैं कि एक काम करिए, आप ही लोग इसके माता पिता हैं, आप ही लोग ध्यान दीजिएगा, लड़का थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, इसे मैं सुधारना चाहता हूँ और कोई भी बात होगी तो आप लोग मुझे फ़ोन करिएगा। मकान मालिक जो कि खुद एक प्राइवेट जॉब करता था, अच्छी खासी नौकरी थी, पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा था, अच्छा खासा परिवार था, नई नवेली शादी हुई थी अभी और उसके घर वाले कोई भी नहीं थे, सिर्फ पत्नी और मकान मालिक, मात्र 2 लोग रहते थे और ऊपर वाला फ्लैट किराए पर दे दिया गया था। मिडिल क्लास का परिवार रहता है। इधर विवेक के पिता उसे शिफ्ट कराने के बाद घर चले जाते हैं। घर आने के बाद लड़का कुछ दिन होटल में खाना खाता है तो कुछ दिन बनाकर खाता, उसे खाना बनाने का तरीका नहीं पता था। वो पिताजी से कहता है पिताजी मैं होटल में खा खा कर बीमार पड़ जाता हूँ और खाना भी बनाने में बड़ी समस्या होती है। उसके पिताजी फिर मकान मालिक से बातचीत करते हैं और कहते हैं कोई काम वाली हो तो बता दीजिए जो खाना वगैरह आकर बना दे, बर्तन वगैरह धो दिया करे। इधर मकान मालिक कहता है ठीक है, एक काम वाली है जो हमारे यहाँ भी आती है, वह आपके यहाँ भी काम किया करेगी, मैं बता दूंगा। अब इधर पैसे की बातचीत हो जाती है और विवेक के कमरे पर अब एक काम वाली जिसका नाम मालती रहता है। मालती बेहद खूबसूरत रहती है और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रही थी। अब वो उसका काम सिर्फ इतना था कि रोज़ाना सुबह आकर बर्तन धुलना, मकान मालकिन के साथ खाना बनवाना और फिर
जा करके अजय के कमरे पर बर्तन धुलती, खाना बनवाती। अब रोजाना का ही काम रहता था। मालती आती है, बर्तन धुलती और खाना बनाने लगती है। और जैसे ही शाम होती, विवेक शराब की बोतल लेकर आता, कमरे पर रोजाना शराब पीता और चुपचाप सुबह उसे फेंक दिया करता था। इधर किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। हट्टा कट्टा लड़का अब धीरे धीरे कॉलेज जाना वो बंद कर देता है। महीने में 2-4 दिन कॉलेज जाता था, बाकी दोस्तों के साथ एंजॉय करता था। एक दिन कमरे पर जब वो बैठा रहता है तो मकान मालकिन की खूबसूरत बीवी रहती है। खूबसूरत बीवी जिसका नाम प्रियंका रहता है। प्रियंका फरीदाबाद की रहने वाली होती है और वही अपने मकान पर रहती थी। गांव उसका फरीदाबाद था। और वहाँ से अब प्रियंका दोपहर का समय रहता है, वह विवेक के कमरे पर जाती है। दरवाज़ा खटखटाती है। विवेक दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सामने खूबसूरत मालकिन खड़ी है। उसे बुलाता है अंदर। अंदर बुलाने के बाद दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। विवेक अब पहले से ही मनढीठ था। अब वह मकान मालकिन को ही अपने प्रेम जाल में फंसाने लगता है। उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। और इधर प्यारी प्यारी बातें करके अब मकान मालकिन को अपना दोस्त बना लेता है। दोनों बैठकर जब भी फ्री होते एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्रियंका का पति काम पर चला जाता था और इधर प्रियंका खाली होने के बाद किराएदार के कमरे में जाती थी, विवेक के कमरे में, और विवेक से बैठकर बातें करती थी। अब पुरानी बातें करने लगते हैं। विवेक प्रियंका से उसकी पुरानी लाइफ के बारे में पूछता है तो प्रियंका कहती है कि हाँ, मेरी भी कुछ पुरानी अपनी लाइफ है, पास्ट है। मैं भी एक लड़के को बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो अदर कास्ट का था, इसलिए उससे शादी नहीं हो पाई और घर वालों ने इनसे शादी कर दी और मैं खुश भी रहती हूँ। मात्र हमारी शादी को 1 से 1.5 साल हुए हैं। वो पूछता है बच्चे अभी आपके पास नहीं हैं? तो कहती है अभी बच्चे का कोई प्लान नहीं है, बहुत जल्द उसका भी प्लान कर लेंगे। अब दोनों एक दोस्त की तरह बातचीत करने लगते हैं। इसी तरह मकान मालकिन भी उसके पास्ट के बारे में पूछती है। विवेक अपना पास्ट बताता है कि वो भी एक लड़की को प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो होटल में पकड़ा गया तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और कर दी। उसके पिताजी सुधारने के लिए यहाँ भेज दिए। बात करते करते अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आने लगते हैं कि मकान मालकिन अब अपने ही हट्टे कट्टे किराएदार पर फिदा हो जाती है। अब उसी के साथ कमरे में बैठकर प्यार भरी बातें करते करते एक दिन विवेक और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। इधर मकान मालकिन भूल जाती है कि लड़का किराएदार है, सुधरने के लिए आया है और पूरी जिम्मेदारी मकान मालकिन को दी गई है, मकान मालिक को दिया गया है देख रेख के लिए। अब जिस मकान मालकिन को और मालिक को देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी, मालिक तो देखता था, लेकिन मालकिन खुद उसी के प्यार में पड़ जाती है। अब वो अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और मालिक की जो बीवी होती है, मकान मालिक की सुनील की बीवी प्रियंका, अपने पति को बताती कि काफ़ी अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, उसकी रोज़ तारीफें करती थी। मकान मालिक सोचता है चलो अच्छा लड़का है और एक बेटे की तरह उसको मानता था, क्योंकि दोनों की उम्र लगभग प्रियंका और सुनील की 35 के आसपास थी और यह लड़का 20 से 21 साल का लड़का विवेक। बातचीत होती है, धीरे धीरे गहरी दोस्ती हो जाती है। मकान मालकिन भी काफ़ी विवेक को मानने लगता है, उस पर विश्वास करने लगता है और उसी विश्वास का फ़ायदा उठाकर मकान मालिक का जो किराएदार रहता है विवेक, अब उसी के बीवी के साथ अनैतिक कार्य करने लगता है। जब भी मन करता मकान मालिक के जाने के बाद उसे बाइक पर बिठाता और बाजार में घुमाने के लिए ले जाता। अब दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। इधर प्रियंका का भी जो खुशियाँ थी वो उसे मिल रही थी, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पति की सारी खुशियाँ अब उसका किराएदार विवेक देता था। अब एक दिन जब उसकी काम करने वाली आती है मालती, तो वो देखती है कि दोनों काफ़ी करीब नजर आ रहे हैं। मालकिन और यह दोनों बैठकर इस तरह बात कर रहे हैं जैसे पति पत्नी बात कर रहे हो। वो शक करने लगती है। फिर अपने मालकिन से कहती है, मालकिन विवेक कैसा लड़का है, आप बहुत करीब से बातें करती हैं, बहुत बैठकर बात करती हैं, ऐसा लगता है जैसे आपका रिश्तेदार हो। कहती है नहीं, बस ऐसे ही विवेक काफ़ी अच्छा लड़का है और मेरी उससे काफ़ी बनती है। मैं भी अकेले रहती हूँ, वो भी अकेले रहता है, तो बातचीत होती है। अब धीरे धीरे वो बड़ाई सुनती है विवेक की, तो विवेक के ऊपर वो भी फिदा होने लगती है। एक दिन सब खाना बनाती है और मकान मालकिन अपने कमरे में होती है, तो विवेक उसके पास जाता है, बातचीत करने लगता है, उससे उसके बारे में जानकारी लेने लगता है, बातचीत करने लगता है, तो सारी बात बताती है। और फिर विवेक धीरे धीरे अब उसे भी अपने प्रेम जाल में फंसाने लगता है, उसे भी अपना दोस्त बना लेता है। अब दोनों के अंदर दोस्ती बढ़ जाती है। वो अब किराएदार अपने मालकिन से
अब कम बात करता था और फिर फ़ोन पर जो भी बातें होती थी वो अब अपने काम करने वाली मालती से बात करने लगता था, उसे अपना गर्लफ्रेंड बना लेता है। जब भी बाहर जाता था उधर मालती को यानी कि काम नौकरानी को घुमाता था और उसके ऊपर ढेर सारा खर्च करता था, उसे कपड़े देता था, अच्छा खासा पैसे महीने का खर्च करता था। इधर किराएदारिन भी खुश थी, वहाँ नौकरानी भी काफ़ी खुश थी और नौकरानी अब धीरे धीरे उसे पसंद करने लगती है। अब इधर जब भी मौका पाता काम करने वाली नौकरानी के साथ भी वह अब संबंधों में बच जाता है, उसके साथ भी अनैतिक कार्य करने लगता है, उसके साथ भी वह अपनी जिस्म की भूख को पूरा करने लगता है। इधर कभी मकान मालकिन के साथ तो कभी काम वाली के साथ। लेकिन एक दिन काम करने वाली जो उसकी नौकरानी रहती है मालती, वो विवेक से कहती है कि देखो तुम मकान मालकिन के पास बैठते हो तो मुझे काफ़ी जलन होती है, तुम उससे दूर रहा करो। और फिर जैसे ही शाम होती है, मौका मिलता है, दोनों छत पर टहल रहे थे मकान मालकिन और विवेक। मकान मालकिन कहती है आजकल मैं देख रही हूँ तुम मालती के काफ़ी करीब आते जा रहे हो, क्या बात है, बहुत सट सट के उससे बातें करते हो, फ़ोन पर भी मैं देखती हूँ उससे बातें करते हो। इधर विवेक करता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ नौकरानी है और भला मैं नौकरानी के पास क्यों जाऊँगा। तभी प्रियंका कहती है कि वो बेहद खूबसूरत है, क्या पता तुम्हारा मन कब डोल जाए, अगर ऐसा किया तो फिर सोच लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। कहता है ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हो। जैसे ही शाम होती है 22 अप्रैल साल 2024, एक ऐसा दिन रहता है कि मकान मालिक अपने काम पर गया होता है और इधर साथियों जो मालती होती है वो फ़ोन करती है अपने मालकिन को और कहती है प्रियंका को कि मालकिन आज मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर मौका मिला तो मैं आ जाऊंगी। अब इधर मकान मालकिन मौका पाती है और फिर विवेक को कमरे में बुला लेती है। पति के जाने के बाद पति बाहर ही खाना खा लेता है क्योंकि आज नौकरानी आई नहीं थी और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। तभी वहाँ मालती आ जाती है और मालती दरवाज़ा खटखटाती है तो देखती है उसकी मालकिन प्रियंका जाकर दरवाज़ा खोलती है तो इधर मालती देखती है कि अंदर विवेक बैठा हुआ है उसके कमरे में और जो रहन सहन चाल चलन था और जिस तरह से कपड़े मालकिन ने पहना था उसे देखने के बाद मालती सब कुछ समझ जाती है। तो फिर मालती प्रियंका से कहती है कि सारा घर का काम जो बचा हुआ है बर्तन वगैरह मैं धुल देती हूँ, बाकी फिर विवेक के कमरे पर भी जाना है। तभी प्रियंका कहती है कि एक काम करो, तुम आज के बाद काम करना बंद कर दो, तुम यहाँ मत आना, सारा काम मैं खुद कर लूँगी और आज से खाना विवेक का यहीं बनेगा। अब यह सुनते ही वो हैरान रह जाती है, वो कमरे में जाती है और फिर विवेक को बुलाती है। मालती कहती विवेक को भेजिए, कुछ हिसाब किताब करना है। विवेक उसके कमरे में जाता है और फिर उसे बेड पर लिटाकर उससे कहती है बताओ ये सब क्या चल रहा है, कुछ ज़रूर तुम लोग गलत कर रहे हो, आखिर यह सब क्या है, मैं मकान मालिक को बता दूंगी, तुम्हारे सारी बात बता दूंगी। अब इसी दौरान वहाँ जो प्रियंका होती है वह भी उसी दौरान पहुँच जाती है, दरवाज़ा खुला रहता है और मालती को बिल्कुल भी अंदाज़ा इस चीज़ का नहीं था, वो काफ़ी गुस्से में थी। प्रियंका पहुँचती है तो देखती है दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। अब यह देखकर वह सन्न रह जाती है। वह विवेक से कहती है विवेक ये सब क्या चल रहा है, तुम एक नौकरानी के साथ ये सब कर रहे हो। तभी जो नौकरानी होती है मालती हुई कहती है मालकिन मुझे सब पता है, ये लड़का आपके साथ रातें गुजारता है, रातें रंगीन करता है और आप भी इसका साथ देती है, मैं भी मालिक को सब बता दूंगी। अब इधर विवेक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी दोनों एक दूसरे से पूछा पुछोल करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी दौरान उसका मालिक भी घर आ जाता है। सुनील घर आता है तो पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तुम दोनों विवेक से लड़ाई क्यों कर रहे हो। अब इधर दोनों सन्न रह जाते हैं। तभी नौकरानी कहती है साहब ये लड़का मुझे बेहद प्यार करता है, मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका है, शादी का झांसा भी देता है और यही बात नहीं है, यह आपकी बीवी के साथ भी गलत काम करता है और मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी बीवी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक से पूछा जाता है तो विवेक कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नौकरानी को शक था। नौकरानी कहती है कि साहब इसका फ़ोन चेक करिए, पता चल जाएगा। और जब सुनील उसका फ़ोन चेक करता है और फ़ोन चेक करता है तो उसमें उसके मालकिन यानी कि उसकी पत्नी प्रियंका के साथ तमाम फ़ोटोज़ थे, वीडियोज़ थे। अब यह सब देखकर तमाम मैसेज थे, यह सब देखकर वह दंग रह जाता है। दंग रहने के बाद उसे कई थप्पड़ मारता है और फिर पुलिस को फ़ोन करता है।
पुलिस को फ़ोन करता है, फ़ोन करके बुलाता है। मौके पे पुलिस आती है। पुलिस आती है तो पुलिस के सामने ही नौकरानी भी बताती है कि साहब ये मुझे प्यार प्रेम का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरे साथ अनैतिक कार्य किया है, शोषण किया है और मेरे मालकिन के साथ भी ये गलत काम करता था। अब यह बात सुनते ही पुलिस जब उसे नीचे लेकर आती है कि चलो तुम्हें अब थाने लेकर चलते हैं, वहाँ से तुम्हारे घर वालों को फ़ोन किया जाएगा। अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। अब इधर प्रियंका स्तन खड़ी थी। सुनील अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसे घूर रहा था, उसे डांट फटकार लगा रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब विवेक बिगड़ैल लड़का है, उसे जेल में ही रहना चाहिए, नहीं तो वो कुछ दिन बाद हो सकता है उसकी पत्नी को गायब भी कर दे। मामला इतना बढ़ जाता है कि आसपास के लोग आ जाते हैं, तमाशा लग जाता है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है शोषण के जुर्म में, नौकरानी और मालकिन के जुर्म में। और फिर इधर उसके पिता को फ़ोन किया जाता है। विवेक के पिता को जैसे ही पता चलता है कि उसका पिता थाने में बैठा हुआ है, फिर से वो आ जाते हैं, बातचीत करते हैं और किसी तरह से मामले का छुटकारा करते हैं। छुटकारा कराने के बाद नौकरानी उसकी बात मान जाती है और कुछ उसे समझाया जाता है और उसके बाद वह मकान मालिक के पास जाते हैं, वहाँ भी माफ़ी वगैरह मांगते हैं और उसके बाद समझौता होता है और समझौते के बाद यह खबर मीडिया के सामने आ जाती है। साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहते हैं लड़के को जितना सुधारने की कोशिश करो उतना ही लड़का बिगड़ता जाता है। ज़रूरी है संस्कार और सभ्यता की। साथियों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। समीर भाई हैं बिहार भागलपुर से, हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं। समीर जी, आपका कमेंट सुनकर बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। राहुल हैं, राहुल ये आजमगढ़ से, हमारी कहानी को रोजाना देखते हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट लगता है। आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर भी करते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। निशा जी हैं, निशा जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान आपकी उम्र लंबी करें, आप पढ़ लिख कर जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। साथियों, आप भी कमेंट करते रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।